Hello everyone, happy Krishna Janmashtami to all of you. आज की क्लास में आज वैसे आपका वैकेशन होना चाहिए था, लेकिन इतने दिन से क्लास ऑफ चल रही है तो आज का ऑफ नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मनस विवेचन या मानस रोगों का सामान्य चिकित्सा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज जैसे आपकी क्लास 4:30 से शुरू हो रही है और डेली का टाइमिंग यही रहेगा। अब से आपकी जो काया चिकित्सा की क्लास है वो इवनिंग में डेली 4:30 बजे से ही हुआ करेगी। अब 4:30 से 5:30 भी हो सकती है, कभी 5:45 6 भी हो सकते हैं, वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो आपका क्लास स्टार्ट होने का टाइम है वो यही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है मनस विवेचन, यानी कि हम टोटली जो है वो मानसिक रोगों की या मन की बात करने वाले हैं, जो कि आपका बहुत ही जाना पहचाना टॉपिक है। फर्स्ट ईयर से आप मन के बारे में पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति की बात करते हैं। व्युत्पत्ति क्या है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मन शब्द कैसे बना, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मन ज्ञाने धातु से मन शब्द बना है, ध्यान रख लीजिएगा। मन शब्द किस धातु से बना है? मन ज्ञाने धातु से बना है। और इसका मतलब क्या होता है? मन्यते अबुध्यते ज्ञायते अनेन इति मनः, यानी कि जिसके द्वारा मनन किया जाए। जैसे आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, कोई भी थॉट कि आज हमें क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है, ले लेता हूँ नुकसान हो जाएगा, नहीं लेता बाद में ले लूँगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप मनन कर रहे हो। और किसके द्वारा कर रहे हो? मन के द्वारा कर रहे हो। सोच समझ के कोई डिसीजन ले रहे हो, तो वो क्या हो गया? मनन करना। तो जिसके द्वारा मनन किया जाए, सोचा समझा जाए तथा जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी कि जो सही गलत में आपको डिफरेंस बताए, आपको आपके अकॉर्डिंग जो सही लगता है या आपको आपके अकॉर्डिंग जो गलत लगता है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हमारा कौन होता है? मन होता है। हम मन से ही सारी चीज़ें सोचते हैं और समझते हैं। क्लियर है? पर्याय क्या है? मन को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या इसके सिनोनिम है? चित्त है, चेत है, हृदय है, हित है, मानस है, सत्व है, कुछ भी इसका जो है सिनोनिम हो सकते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, वैसे भी आते भी होंगे आपको, इतना कुछ ये टिपिकल नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसका स्थान। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा स्थान के बारे में। मन का स्थान जो है, कहीं कहीं किसी टेक्स्ट बुक में आपको जो है हृदय देखने को मिलेगा, किसी टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेगा मस्तिष्क है या सिर है। तो आपको स्थान हमेशा इसके दोनों ही बताने हैं, लेकिन आपको एक चूज करना हो कि मन का कोई एक स्थान बताइए, तो हमेशा आप प्रायोरिटी जो है वो हृदय को दोगे, ठीक है। क्योंकि आचार्य चरक ने हृदय बोला है और हम टेक्स्ट बुक में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो चरक संहिता को देते हैं। तो आपको हमेशा जो है, अगर एक आंसर में आपसे मन का स्थान पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या बोलना है? हृदय ही बोलना है। क्लियर है? कोटेशन जो है, अगर किसी को पहले से याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अब भले ही याद मत कीजिएगा, कोटेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको हिंदी में पता होना चाहिए। तो क्या है? षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रियार्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्च इति चिंत्यम च हृदय संस्कृतम। यानी कि पूरा का पूरा कोटेशन सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि जहाँ पे इंद्रियां, जहाँ मन, जहाँ आत्मा, ये तीनों साथ मिलके रहते हैं, वो कौन सी जगह है? हृदय। पूरा, और जहाँ वहीं से हमें ज्ञान विज्ञान सभी अर्थों का ज्ञान वहीं से हमें होता है, ठीक है। तो मन के जो है वो दो स्थान बताए हैं। पहला है हृदय। हृदय के अंदर और किस किस का स्थान है? इंद्रियों का भी स्थान हृदय बताया गया है, मन का स्थान भी हृदय बताया गया है, आत्मा का स्थान भी हृदय बताया गया है। तो आपको याद रखना है। अब जैसे आप एग्जाम में भूल गए, आपको आप अपना माइक म्यूट कीजिएगा, किसी का माइक अनम्यूट है वो म्यूट कीजिए। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा कि किसका स्थान क्या है, तो आप सबका स्थान हृदय लिख के आ सकते हो, क्योंकि हृदय में ही सभी चीज़ों का स्थान माना गया है स्थूल रूप से, ठीक है। फिर आता है इसका दूसरा स्थान मन का, मस्तिष्क या सिर भी हो सकता है। क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मन है वो इंद्रियों के साथ क्या रहता है? संयुक्त रहता है। जैसे मान लो आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, और आप मन लगा के टीवी देख रहे हो, तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि, या आप कोई सीरियल देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, क्या इसमें क्या क्या चल रहा है। लेकिन आप वहीं टीवी देखते देखते किसी से बात कर रहे हो और आपका ध्यान किसी और से बात करने की तरफ है,
तो आपको पता नहीं चलेगा कि अभी ये सीन था, उसमें क्या हुआ। क्योंकि जो मन है वो एक है और वो सभी इंद्रियों से अलग-अलग टाइम पे कनेक्ट रहता है। इसीलिए और इंद्रियों के स्थान क्या बोला गया है? मस्तिष्क। इंद्रियाँ तो सारी ऊर्ध्वगत, रुगत ऊपर के प्रदेश में ही बताई गई हैं। और इंद्रियों से कनेक्ट रहने के कारण मन का स्थान भी किसी-किसी आचार्य ने मस्तिष्क या सिर कह दिया है। क्लियर है? लेकिन आपको पहला स्थान हमेशा हृदय ही बताना है। तो सभी इंद्रियों का प्रधान आश्रय सिर को बताया है। सभी इंद्रियां जो रहती हैं मन से संबंध या कनेक्ट कह सकते हो, वो रहती हैं, इसीलिए मन का स्थान भी कहीं कहीं सिर कह दिया गया है। तो आपसे अब के बाद कोई भी स्थान पूछे तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और बता दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इसके गुण की। मन के जो हैं गुण भी दो होते हैं, जैसे स्थान भी दो बताए हमने, वैसे गुण भी इसके दो होते हैं। कौन से? अणुत्वम च एकत्वम द्वौ गुणौ मनसा स्मृतौ। पहला आता है इसका अणुत्व गुण और दूसरा आता है इसका एकत्व गुण। दोनों को एक एक करके समझते हैं। अणुत्व गुण क्या है? आवाज आ रही है ना आपको मेरी? ओके, अगर बीच में कट हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो मन के अणुत्व गुण से आप क्या समझोगे? अणुत्व का मतलब है एक पार्टिकल फॉर्म में, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे एक पार्टिकल होता है बहुत छोटा शेप साइज का, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बिल्कुल उसी तरीके से कंपेयर किया गया है मन के अणुत्व गुण को। यानी कि मन अपनी सूक्ष्मता, इतना सूक्ष्म होता है कि आप उसको देख नहीं सकते, इतना चंचल होता है कि वो एक जगह टिकता नहीं है। जैसे मान लो अभी आप क्लास ले रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है कि मुझे शाम को घूमने जाना है, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी है या कुछ और करना है, तो आप इस चीज़ को जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से नहीं सुन पाओगे, फोकस नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि मन क्या है? चंचल, वो भटकता है, इधर उधर घूमेगा। तथा तीव्र गति के कारण, तीव्र गति से भी वही समझ सकते हो, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, विद इन सेकेंड्स आपको कोई और थॉट आ गया, मान लो आप कहीं ख्यालों में ही कहीं घूमने चले गए। क्यों? क्योंकि मन की क्या है? गति बहुत तीव्र है, इतनी ज़्यादा स्पीड से ये एक थॉट से दूसरे थॉट में भागता है कि आप खुद भी उस चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते। तथा तीव्र गति के कारण संपूर्ण शरीर में व्याप्त प्रतीत हो रहा है। तो मन इतना अणु है कि आपको लगेगा कि पूरे शरीर में जो है व्याप्त दिखाई देगा। कैसे? समझाती हूँ इसको अच्छे से। मान लो आप वही एग्जाम्पल बात करते हैं, आप टीवी देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, देखते देखते आप खाना भी खा रहे हो, टीवी देखते देखते आप खाना भी खा रहे हो, साथ में किसी से बात भी कर रहे हो, तीन चार काम आप एक साथ कर रहे हो, ठीक है। फिर आप आवाज भी लगा रहे हो कि एक रोटी और लेके आइए। तो कितनी इंद्रियां साथ में काम कर रही हैं। आपको लगेगा कि मैं एक साथ इतने काम कर रहा हूँ, बोलते हैं ना अपन कि हमने एक साथ इतना काम निपटा दिया, वो एक साथ नहीं होता, उसमें कुछ इतना माइन्यूट टाइम का डिफरेंस होता है कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको लगता है कि मैं एक साथ इतना काम कर रहा हूँ, मेरा मन तो सभी जगह है, मेरे मन ने ये सुन भी लिया, आंखों ने टीवी भी देख ली, जो आपकी इंद्रिय है जिव्या वाली, उसने खाना भी खा लिया, टेस्ट भी आ गया, सारे काम एक साथ हो गए, लेकिन उनमें इतना बारीक डिफरेंस होता है कि वो आप मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए हमको लगता है कि हमारा जो मन है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। तो अणुत्व गुण के कारण ही मन एक विषय से दूसरे विषय में शीघ्रता से प्रवेश करता है। ये आप कॉलेज जाते हो, क्लासरूम में होता होगा, सर आपको कुछ बोल रहे हैं, आप विंडो से बाहर झाँक रहे हो, या फिर कहीं और ऐसे घर पे क्या चल रहा होगा, या आज मेरा वो फ्रेंड नहीं आया तो क्यों नहीं आया। तो वो एक विषय से दूसरे विषय में बहुत ज़्यादा शीघ्रता से प्रवेश करता है। बहुत जल्दी आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि आप एक थॉट छोड़ करके दूसरा थॉट इतनी जल्दी सोच लेते हो। क्यों? क्योंकि मन के अंदर एक गुण होता है, वो है अणुत्व, और इसका ज्ञान नहीं हो पाता, इससे मन की अनेकता प्रतीत होती है। इसलिए ऐसा लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारे मन हैं और मैं एक साथ में बहुत सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें कुछ कलाओं का, बहुत छोटी जो कलाएं होती हैं उनका क्या होता है? डिफरेंस होता है। फिर आता है दूसरा गुण मन का एकत्व गुण। एकत्व गुण से क्या होगा? वही सेम एग्जाम्पल चलेगा। मन एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ संयोग करता हुआ उसी इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है। अणुत्व गुण के कारण आपको लगेगा कि मैं साथ में टीवी भी देख रहा हूँ, मैं साथ में खाना भी खा रहा हूँ, मैं कानों से सुन भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, सारे काम अपनी इंद्रियों से एक साथ कर रहा हूँ, लेकिन
एक समय में केवल एक ही इंद्रिय वर्क करेगी। एक छोटी कला में केवल आप आंखों से देख ही सकते हो, ऐसा नहीं कि साथ साथ जो है टेस्ट भी आ रहा हो। वो इतना डिफरेंस होता है कि बस वो मेजर नहीं कर पाते। लेकिन मन एक बार में एक ही इंद्रिय से संलग्न रहता है, एक साथ एक बहुत सारी इंद्रियों से संलग्न नहीं रह सकता। बस वो पहचानने में यूँ नहीं आता है कि उसके साथ-साथ एकत्व गुण के साथ-साथ उसमें अणुत्व गुण भी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देता है। तो क्लियर है, ये 2 गुण याद रखिएगा, एक तो अणुत्व गुण और दूसरा है एकत्व गुण। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके विषय की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में कई बार पूछे गए हैं और यहाँ से एक बार शायद पूरे टॉपिक से 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसमें आपसे मन की व्युत्पत्ति, मन के गुण, मन के विषय और इनका जो कर्म है, वो एक साथ एक क्वेश्चन में समराइज करके पूछा गया था। तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पढ़ना है ये अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं विषय की। आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है क्या आपको मेरी? ठीक 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 है। तो हम बात कर रहे थे मन के विषय की। मन के विषय कितने होते हैं? 5 होते हैं। चिंत्यम, विचार्यम, यूयम च ध्येयम संकल्पमेव च। केवल ऊपर वाली भी लाइन याद करोगे तो चलेगा इसको। और वैसे भी देखो एक एक करके, पहला गुण चिंत्य हो गया, दूसरा विचार्य हो गया, तीसरा ऊह हो गया, फिर ध्येय हो गया, संकल्प हो गया। वैसे भी तो आप हिंदी में 5 याद करोगे तो उनको कोटेशन फॉर्म में याद रखिएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे कि चिंत्य गुण क्या होगा, विचार्य क्या होगा। एक एक करके चलिए बात करते हैं। तो मन के जो हैं 5 विषय हैं, चिंत्य, विचार्य, हुय, ध्येय, संकल्प। यह मन के क्या हैं? विषय हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम चिंत्य विषय की। चिंत्य के से मन का क्या कनेक्शन है? तो मन के द्वारा जो भी चिंतन किए जाने वाले विषय हैं उनको क्या कहा जाता है? चिंत्य कहा जाता है। यानी कि जो काम आपको करना है, जो काम आपको नहीं करना है, इसका चिंतन कौन करता है? मन करता है। क्या मेरे लिए सही है, आज मुझे कॉलेज जाना चाहिए या नहीं, आज क्लास में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा या घर पे ही पढ़ लूँ। ये सारे जो विचार आपको आते हैं, इस चीज़ का आप चिंतन करते हो, बेनिफिट को देखते हो, नुकसान को देखते हो, क्या है वो सब किसके अंदर आता है? मन के चिंत्य विषय से। मन के अंदर चिंत्य प्रॉपर्टी होती है, चिंत्य विषय होता है, उससे आप ये सब सोच पाते हो कि क्या मेरे लिए करने योग्य है या क्या मुझे नहीं करना चाहिए। क्लियर है? दूसरा आता है विचार्य। विचार्य में आप ये देखोगे कि जैसे मैंने कोई काम किया तो मुझे उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आप उस पर क्या कर रहे हो? सोच रहे हो, विचार कर रहे हो कि अगर मैंने ये किया तो मेरा नुकसान भी हो सकता है, मेरा फ़ायदा भी हो सकता है। तो वो किस विषय के कारण सोच पाते हैं? विचार्य के कारण। तो किसी वस्तु के लाभ हानि की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? विचार्य विषय के द्वारा की जाती है। फिर आता है, सब एक ही हैं, देखो शब्दों का डिफरेंस है, बाकी चिंतित का भी आपको ये लगेगा कि सेम ही तो कर रहे हैं, विचार्य में भी सेम है, बस हल्का हल्का एक एक जो है एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है और कुछ नहीं है। ऊह्य के अंदर क्या होगा? युक्ति व तर्क द्वारा परीक्षण करना ऊह्य कहलाता है। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि जैसे आपने कोई चीज़ सोची कि मुझे ये काम करना है, फिर आपने उस पर चिंतन किया कि ये करने लायक है या नहीं है, फिर आपने विचार भी किया कि इससे मुझे नुकसान होगा या जो है प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो आपने देखा। लेकिन फिर आपने पहले जो किसी ने वो काम किया है उसका परीक्षण किया। आप जो काम करने वाले हो, आपसे पहले वो किन्हीं 2-4 और लोगों ने किया है, उसको देख करके आपने युक्ति लगाई, तर्क किया, उसको देखा कि उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो वो क्या हो गया? आपका ऊह ज्ञान हो गया। यानी कि युक्ति लगाई आपने कि ऐसे ऐसे, यानी कि पूरा एक प्रोसेस बनाया कि मैं इस काम को ऐसे करूँगा। जैसे मान लो मैं सुबह उठूँगा, मैं जाऊँगा, कॉलेज जाऊँगा, फिर वहाँ से आके 12 बजे ये करूँगा, 2 बजे ये करूँगा। ये पूरी क्या हो गई? एक युक्ति हो गई, एक प्रोसेस हो गया, एक साइकिल हो गया। उसके अकॉर्डिंग आपने कोई काम डिसाइड किया, वो क्या हो गया? मन के ऊह्य विषय के द्वारा होगा। फिर आता है ध्येय। ध्येय क्या होगा? एकाग्र मन से किसी विषय का ध्यान किया जाना।
जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो तो आप पूरा का पूरा कंसंट्रेट इधर ही होना चाहिए, मन आपका एकाग्र होना चाहिए, कहीं और नहीं भटका जाना चाहिए। तो वो क्या है, वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके मन के अंदर एक विषय है, वो है ध्येय। उसके कारण हम मन को, अपने मन को एक ही जगह लगा सकते हैं, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे किसी भी काम में हो। उस ध्येय गुण के कारण मन एकाग्र रह सकता है। फिर आता है संकल्प। जैसे कभी कभी हम डिसाइड करते हैं ना कि आज तो मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे ये काम करना ही है, तो वो अपना क्या हो गया, संकल्प हो गया। संकल्प करने योग्य विषय को, अर्थात गुण व दोष का ज्ञान करके कर्तव्य व अकर्तव्य से अभीष्ट की का के प्रति निश्चय करना। यानी कि कर ही लिया है, आज ये डिसाइड कर ही लिया है कि ये काम तो करके ही छोड़ेंगे, वो क्या हो गया, संकल्प हो गया। तो इस तरीके से मन के कितने विषय होते हैं, 5। एक एक का ध्यान रखिएगा। 2 मार्क्स में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, तो 2 मार्क्स में भी आप इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम इसके मन के लक्षण। लक्षण क्या होगा, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भाव अभाव एव च। यानी कि मन का लक्षण क्या है, मन ही तो हमें ज्ञान करा सकता है, मन ही ज्ञान का अभाव भी करा सकता है। यानी कि ज्ञान का होना या ज्ञान का ना होना मन का क्या है, लक्षण। जैसे प्रेजेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, आप सुन रहे हो, अगर मन आपका इधर ही है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो आपको ज्ञान हो रहा है कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो साथ में, क्योंकि वो लाइव ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में तो पता चलता ही नहीं है कि क्या कर रहा है सामने वाला, तो अगर आपका ध्यान इधर नहीं है तो आपको ज्ञान का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके मन का लक्षण। अगर आपका मन इधर ही है, इधर ही कंसंट्रेट कर रखा है, तो आप ये सुनोगे, और कहीं और लगा हुआ है तो आपको ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान का होना या ज्ञान का ना होना, ये क्या है, मन के लक्षण। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, मन का स्थान कुछ और था, मन के गुण अलग थे, मन के विषय अलग हैं, और मन का लक्षण अलग है। ये चारों चीज़ अलग है। अभी हम कर्म और पढ़ेंगे, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को मिक्स मत कर देना एग्ज़ाम में। मन के लक्षण के अंदर मन के कर्म लिख के आ गए, मन के गुण के अंदर मन के विषय लिख के आ गए, इनको मिक्स मत कर देना आपस में, सारी चीज़ें अलग अलग है। क्लियर है। अब मन का लक्षण दिखता कैसे है, कैसे ज्ञान होगा, तो आत्मा, इंद्रिय व उनके विषय का संयोग होने पर, जब मन का संयोग होता है तब तो ज्ञान होगा। आत्मा तो शरीर में है ही, कौन सी इंद्रिय वाला काम कर रहे हो, जैसे आप मान लो देखने का काम कर रहे हो, तो आपकी जो चक्षु इंद्रिय है उसके साथ मन का संयोग होना ज़रूरी है, तभी आपको ज्ञान होगा, वरना नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप रास्ते से चल के जा रहे हो और आपका ध्यान नहीं गया, और सामने वाले बंदे ने आपसे आके पूछा, अरे आप रास्ते से आए हो, आपने ये चीज़ देखी क्या, तो आप कहोगे नहीं, मैंने नहीं, उधर ध्यान नहीं गया मेरा। क्यों, क्योंकि मन जो है वो उस टाइम चक्षु इंद्रिय के साथ संलग्न नहीं था, उस विषय को देखने के लिए, उस विषय के अर्थ से उसका संयोग हुआ ही नहीं, इसीलिए आपको ज्ञान नहीं हुआ। तो जब भी आत्मा, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, जो भी विषय हैं इंद्रियों के अलग अलग पांचों के, उनका आपस में संयोग होगा, प्लस उनके साथ मन जुड़ेगा, तभी ज्ञान होगा, वरना ज्ञान नहीं होगा। यदि मन का संयोग नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। इस तरीके का मन का क्या होता है, लक्षण होता है। फिर आता है मन का कर्म। कर्म क्या होंगे, 4 होते हैं मन के, मेन जो कर्म होंगे वो 4 होंगे। इंद्रिया अभिग्रह, कर्म मनस स्वस्य निग्रह, ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। कोटेशन का लोड नहीं लेना है, इजीली याद हो तो ही करने हैं, वरना परेशान नहीं होना है। इतने कोई खास कोटेशन ये है नहीं, आपको बस हिंदी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए, इंद्रिया अभिग्रह, इंद्रिया अभिग्रह से क्या समझोगे कि मन जो है इंद्रियों में अधिष्ठित होगा। जैसे आप सुन रहे हो अभी, तो मन किसके साथ अधिष्ठित है, श्रवण इंद्रिय के साथ, शब्द इंद्रिय के साथ अधिष्ठित है, तभी तो आप सुन पा रहे हो। तो मन हमेशा इंद्रियों में अधिष्ठित होता है, उनका संचालन करता है। अगर मन शब्द इंद्रिय में नहीं जाएगा तो आप सुनोगे ही नहीं, और वो अपना काम करेगी नहीं, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या सुना क्या नहीं सुना। फिर आता है स्वस्य निग्रह, जो काम आपके हित में नहीं है, उन विषयों से मन जो है इंद्रियों को हटाता है। जैसे मान लो कोई किसी का मर्डर कर रहा है और आप नहीं देख सकते, ठीक है, या फिर जो है डायसेक्शन चल रहा है, कई बच्चे नहीं देख पाते, तो वो अपना मन और अपनी इंद्रियों को उस तरफ लगाते ही नहीं है,
वो उनके लिए, अगर उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए अहित है, तो वो उधर ध्यान ही नहीं देंगे। मन जो है इंद्रियों को जाने से उधर रोक लेगा। तो अहित विषयों से इंद्रियों को रोक लेना, जो खुद के लिए सही नहीं है, मन को अगर ज्ञान है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, जैसे किसी को लगता है कि ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तो वो भले ही उसके दोस्त कितना भी उसको कन्विंस करें, वो नहीं, ड्रिंक नहीं करेगा। तो अहित विषयों से इंद्रियों को रोकना, ये भी मन का क्या है, एक काम है। कि हर सही गलत में डिफरेंस कौन कराना सिखाता है, मन ही सिखाता है। स्वयं को हितकर विषयों में जाने से रोकना, पूर्व विचार का ज्ञान कराना है। तर्क वितर्क, क्या सही है क्या गलत है, ये सारे काम भी कौन कराएगा, मन ही कराएगा। विभिन्न कार्यों की संभावना के प्रति तर्क वितर्क, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये इसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। आपने अभी पढ़ लिया तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, फटाफट इसका रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर आप तर्क वितर्क कर रहे हो, वो भी किसकी हेल्प से कर पाओगे, मन की हेल्प से। और हित और अहित का विचार करना, यानी कि सारी की सारी गाड़ी हित और अहित के बीच में ही घूम रही है। चाहे वो इंद्रियों को हित से रोकना हो, चाहे खुद के मन को उधर जाने से रोकना हो, चाहे हित और अहित में तर्क वितर्क करना हो, ये सारा काम किसका है, मन का है। क्लियर है। फिर आता है मन का प्रमुख कार्य इंद्रियां व उनके कार्यों का नियंत्रण करना है। अब आपसे एक शब्द में पूछे कि आपके अंदर आपका मन करता क्या है, तो मन क्या करता है, इंद्रियों का संचालन करवाएगा, उन पर कंट्रोल करता है। कई चीज़ें जो हमें नहीं देखनी चाहिए, तो उनसे कंट्रोल हमें हमारा कौन करवाता है, इंद्रियों को ऐसी चीज़ें देखने से, सुनने से, बोलने से, सब चीज़ों से कौन करवाता है, मन ही तो करवाएगा। ठीक है। तो मन का मेन काम क्या हो गया, कंट्रोल करना, किसको, इंद्रियों को। कंट्रोल करके उनका रेगुलेशन कैसे करना है, उनका नियमन कैसे करना है, ये सारा काम किसका है, मन का है। फिर मन के क्या होते हैं, दोष भी होते हैं। जैसे शारीरिक दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उसी तरीके से मन के भी दो दोष होते हैं। कौन कौन से, रज और तम, आप अच्छे से जानते हो। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि मन का जो रज गुण है या रज दोष है, वो क्या काम करता है या क्या करने से रोकता है, क्या उसका नुकसान है, वो सारी देखेंगे। ऐसे ही तम गुण के बारे में सबसे पहले देखते हैं रज दोष के बारे में। रज दोष क्या है, सर्वाधिक क्रियाशील है और मन के दूसरे अंशों को भी क्रियाशील करता है। और क्या काम है रज दोष का, मनुष्य शरीर में प्रत्येक इच्छा की उत्पत्ति का मूल कारण भी क्या है, रज दोष है। अब देखिए 3 दोष हैं आपके पास, वात पित्त और कफ। ठीक है। ये शारीरिक जो वात दोष है, ये कौन से मानसिक दोष को बढ़ाने वाला है, रज दोष को। शारीरिक पित्त तो हमेशा सत्व के साथ जाता है, इनको नोट कर लेना, ये आगे काम आएंगे आपको। और जो शारीरिक जो कफ दोष है, वो कौन से मानसिक दोष को बढ़ाता है, तम दोष को। सुनना ध्यान से, अच्छा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। तो जो वात दोष है, अगर मान लो कोई वातज प्रकृति का व्यक्ति है, तो वायु के अंदर कौन सा गुण होता है, चल गुण। और चल गुण होने पर ही वायु ज़्यादा क्रियाशील होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली और बहुत फास्ट मूव करती है कि नहीं। उसी तरीके से अगर शरीर में वायु बढ़ी हुई है, तो वो आपने ये लाइन बहुत अच्छे से सुनी होगी कि शारीरिक दोष मानसिक दोषों पर और मानसिक दोष शारीरिक दोषों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि एक वाइस वर्सा कनेक्शन होता है। एक शारीरिक दोष बढ़ेगा तो वो मानसिक दोष को डिस्टर्ब ज़रूर करेगा, करता है कि नहीं। तो अगर वात दोष बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर, तो जो मन का जो रज दोष है उसको बढ़ाएगा। और वात दोष का काम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहना, ये है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जो रज दोष का काम हो सकता है वो करेगा। जैसे वायु की तरह, जैसे वायु ज़्यादा क्रियाशील है, उसी तरह मन का रज दोष भी क्या होगा, सर्वाधिक क्रियाशील होगा। दूसरे अंशों को, जैसे वायु एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रही है, उसी जगह मन का रज दोष क्या करेगा, दूसरे अंशों को एक्टिव करेगा, उनको क्रियाशील करेगा। जैसे मान लो आज आपका मन है कि आज मुझे ये खाना है या यहाँ जाना है या मुझे ये काम करना है, तो ये कैसे, आपको कैसे पता चल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन के अंदर एक दोष है रज दोष, वो इन सब चीज़ों को एक्टिव करा रहा है। उससे ही हर एक इच्छा जागृत होती है मन में कि हमें घूमने जाना है या हमें पढ़ना है या हमें सोना है। ये सारे काम कौन करवाएगा, रज दोष करवाता है। क्योंकि वायु से कोरिलेट उसको आप इजीली कर सकते हो, और जितनी भी इच्छाएं होंगी वो सत्व की कोई इच्छा नहीं होती है।
सत्व तो एकदम चित्त में लगा रहना चाहता है। सत्व दोष तो होता ही नहीं है, सत्व तो गुण है। सत्व कोई काम नहीं करा सकता, सत्व हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन रज और तम ये काम नहीं कर सकते जो सत्व करता है। तो रज का मेन काम क्या है, आपको तो बस एक ही शब्द याद रखना है कि जो भी शरीर में, जो भी मन में इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे खाने की, पीने की, जाने की, देखने की, कुछ जो भी XYZ जो भी हो रहा है वो कौन करवा रहा है, रज दोष करवा रहा है। अब बात करते हैं तम दोष की। तम दोष क्या होता है। अब तम को मैंने कौन से दोष से कोरिलेट किया था अभी, कफ दोष से। कफ कैसा होता है, आलसी वाला होता है, गुरु होता है, स्थिर होता है कि नहीं। सेम वैसा ही तम दोष होगा। तो तम दोष जो होता है गुरु तथा स्थिर स्वभाव वाला होता है। यह इंद्रिय ग्रहण व मानसिक प्रक्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न करता है। तो आपको तम के लिए हमेशा एक वर्ड याद रखना है, वो है आलसी। जैसे आलस कोई काम नहीं करने देगा ना, क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी है, उसको कुछ भी बोलो कि चलो यहाँ घूमने चलते हैं या ये काम कर लेते हैं घर में, करेगा क्या, नहीं मुझे सोना है, मुझे लेटे रहना है, मुझे पड़े रहना है, मुझे कुछ नहीं करना। तो वो क्या है, एक तरीके का व्यवधान है। कोई भी एक्टिविटी करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, वो क्या है, आलस है कि नहीं, समझाने के लिए बता रही हूँ। उसी तरीके से शरीर में अगर कफ बड़ा होगा तो व्यक्ति क्या होगा, आलसी होगा, एक ही जगह पड़े रहने की उसकी इच्छा रहती है, गुरु रहता है। और वही जो कफ का प्रभाव है वही मन के तम दोष पर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शरीर जो है, शरीर या इंद्रियां कुछ भी करना पसंद नहीं करेंगी। जिस स्थिति में वैसे ही रहना चाहेंगी, बैठे हैं तो बैठे रहना पसंद है, सो रहे हैं तो सोए रहना पसंद है। तो कोई भी इंद्रियां जो भी काम करना चाहती हैं, उन काम को, उन प्रक्रियाओं को करने में जो व्यवधान उत्पन्न करने वाला दोष है वो है तम, कुछ नहीं करने देगा। अगर किसी के अंदर तम बढ़ा हुआ है तो बस आराम से बिस्तर पर पड़े रहो, न तो हमें कहीं जाना, ना पढ़ना, ना किसी से बात करनी, कुछ नहीं करना। तो इंद्रियों की इन कामों में व्यवधान कौन उत्पन्न करा रहा है, तम दोष। तम के कारण मिथ्या ज्ञान होता है, आलस्य, तंद्रा, निद्रा, जो भी बुरी बुरी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी किसकी वजह से होती हैं, तम दोष के कारण। तो याद रखने हैं मन के दो दोष हैं, दोनों का क्या क्या काम है, ठीक है। फिर है चित्त की वृत्तियाँ। ये ज़्यादा आपको पढ़नी तो नहीं है, ये पढ़ी हुई होंगी आपकी, जो अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्लेश, वृत्तियाँ, भूमि है, ये सब इतना आपके जो है केसी के अंदर ये दिया नहीं है, बस एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक में थी इसलिए नोट्स में लिख दिया गया है। तो ये आपके पढ़े भी हुए होंगे स्वस्थ व्रत के अंदर, आपने योग वाले चैप्टरों में। केवल नाम याद रखना है। चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं, 5 हैं। याद भी होंगे आपको, अब रखने वाली चीज़ क्या है, अभी तो पढ़ के आए हो आप। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये क्या है, चित्त की वृत्तियाँ हैं। चित्त की भूमि क्या है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। भले ही छोड़ देना, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। क्लेश भी कितने होते हैं, 5 होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। छोड़ दो ये सब, भले मत पढ़ना। हम केवल ये पढ़ेंगे मानस रोगों के सामान्य निदान और उनकी चिकित्सा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी मानसिक रोग होता है तो क्यों होता है, क्या निदान है उसकी, क्या एटियोलॉजी है उसकी बात करते हैं। तो आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहली बार जब चरक संहिता खोलते हैं, पहला अध्याय पढ़ते हैं, दीर्घ जीवंती है, तो पहले अध्याय के अंदर ही ये कोटेशन आ जाता है, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, असात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। ये तीनों ही हर चीज़ का, हर रोग का 3 मेन ही कारण आयुर्वेद के अंदर बताया गया है। पहला असात्म इंद्रिय संयोग, दूसरा प्रज्ञा अपराध और तीसरा परिणाम। ये 3 ही सारे कलेश की जड़ है, यानी कि इन 3 की वजह से ही शारीरिक रोग होंगे, इन 3 की वजह से ही मानसिक रोग होंगे। तो असात्म इंद्रिय संयोग क्या है कि इंद्रियां अपने विषयों से संयोग ही ढंग से नहीं कर रही। जैसे या तो कुछ जैसे अपन पढ़ते हैं ना, अयोग, मिथ्या योग, हीन योग, उस तरीके का कि या तो कानों से बिल्कुल सुनाई दे ही नहीं रहा, सुनाई दे भी रहा है तो उल्टा सीधा कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ अजीब से शब्द, मरमर साउंड टाइप ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, या बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो इनका मतलब क्या है कि इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ समयोग नहीं है, या तो अयोग है, या अति योग है, या मिथ्या योग है, या हीन योग है, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये क्या हो गया, असात्म इंद्रिय संयोग। इनकी डिटेल यहाँ आपको नहीं पढ़नी है, केवल निदान के नाम ही याद रखने हैं कि ये 3 मेन निदान है। दूसरा आ गया प्रज्ञा अपराध की वजह से भी मानसिक रोग होंगे, और तीसरा है परिणाम।
काल को ही परिणाम कहा जाता है। विभिन्न ऋतुओं पर समय भेद से दोष कुपित होकर रोगों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे ऋतु के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, शरद में पित्त कुपित हुआ और वसंत में कफ कुपित हुआ, उस तरीके से। तो परिणाम का भी मिथ्या योग, हीन योग, अयोग, अतियोग ये हो सकता है। जैसे मान लो शरद ऋतु आई, तो शरद ऋतु में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ये क्या हो गया, परिणाम का या काल का अतियोग हो गया। बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ रही है, बहुत कम, ना के बराबर पड़ रही है, तो वो अयोग हो गया। और सर्दी में जो है बारिश हो जाए या गर्मी पड़ने लग जाए तो क्या हो गया, वो मिथ्या योग हो गया। तो परिणाम का भी मिथ्या योग, हीन योग, अतियोग, अयोग जो भी आप बोलो वो हो सकता है। और अगर ये हुआ तो इसकी वजह से भी मानसिक या शारीरिक रोग हो सकते हैं। फिर हम प्रज्ञा अपराध को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। प्रज्ञा अपराध की डेफिनेशन सभी को याद होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं आता ना किसी के पेपर में तो प्रज्ञा अपराध की डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, तो सबको याद होनी चाहिए, आगे भी आपको ये काम आएगी। तो प्रज्ञा अपराध की डेफिनेशन याद रखिएगा। वैसे मुझे लगता है कि आपको याद होगी, ये बहुत सुनी होगी आपने, हर टॉपिक में ये आ ही जाता है, लेकिन नहीं भी हो तो कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हो जाए। तो प्रज्ञा अपराध क्या है, धी, धृति और स्मृति इनके विभ्रष्ट होने पर, यानी कि धी, धैर्य, स्मृति कोई भी अपना सही से ढंग से काम नहीं कर रहा है, इनका सबका विभ्रंश हो गया है। और इनके विभ्रंश होने पर जो अशुभ कर्म किए जाते हैं, यानी कि जो हमारे लिए सही नहीं है, जिस गलत डायरेक्शन में मन ले जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रज्ञा अपराध कहते हैं। क्लियर है? तो चलो मान लो अगर आपको कोटेशन याद नहीं हो रहा है तो हिंदी एज इट इज़ याद रखिएगा। धी, धृति या धी, धैर्य, स्मृति के विभ्रष्ट होने पर जो अशुभ कर्म किए जा रहे हैं वो क्या है, प्रज्ञा अपराध कहलाता है। प्रज्ञा अपराध सभी दोषों को कुपित करने वाला होता है। त्रिदोष को कुपित करने वाला होगा, यानी कि वात, पित्त, कफ को भी कुपित करेगा। साथ साथ रज और तम को भी क्या होगा, बढ़ाने वाला होगा। तो प्रज्ञा अपराध सारे शारीरिक दोष हों चाहे मानसिक दोष हों, सभी को कुपित करने वाला होता है। मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति को कर्म कहा जाता है। हाँ, और क्या बोल सकते हो प्रज्ञा अपराध के बारे में, कि जो मन है, वाणी है, शरीर है, इन सब की प्रवृत्ति को तो हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और अगर इन्हीं प्रवृत्ति का अतियोग हो जाए, अयोग हो जाए या मिथ्या योग हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रज्ञा अपराध कहते हैं। अगर मन है, वाणी है, शरीर है, वो अपना काम सही ढंग से कर रहा है तो वो तो क्या हो गई, उसकी प्रवृत्ति और कर्म हो गया। लेकिन अगर इन्हीं तीनों के अंदर आपको अतियोग देखने को मिल रहा है, अयोग देखने को मिल रहा है या मिथ्या योग देखने को मिल रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि इनका क्या हो गया है, प्रज्ञा अपराध हो गया है। तो ये क्या है, मन के मानसिक रोगों के सामान्य निदान है। तो इतना ज़्यादा जो इतनी बकवास करिए, इतना भले ही आपको याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि निदान में ये 3 चीज़ें आती हैं, इनकी वजह से सारे के सारे मानसिक दोष या मानसिक रोग होते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद आते हैं मानस प्रकृतियाँ व मानस रोग। जैसे 3 शारीरिक दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, वैसे ही 2 मानस दोष होंगे, रज और तम। तो 3 शारीरिक दोष व 3 मानस गुणों की न्यूनता व अधिकता के आधार पर 7 प्रकार की देह व 3 प्रकार की मानस प्रकृति होती है। 3 तो आपके पास वात, पित्त, कफ है, और 3 मानस, जो रज और तम को दोष कहते हैं, वहीं हम सत्व, रज और तम को गुण भी कहते हैं, मन के गुण भी कहते हैं। तो जैसे आपके पास 3 शारीरिक दोष हैं, वात, पित्त, कफ, ऐसे ही मन के 3 गुण भी हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों की न्यूनता और इन तीनों की अधिकता के आधार पर 7 तो देह प्रकृति होती है, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज। और वहीं 3 प्रकार की मानस प्रकृति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबको आता है, केवल ये हिंदी लिखी गई है, सबको पता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, शारीरिक दोषों में अब सुनना ध्यान से, जैसे आपके पास शारीरिक 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, उनमें अगर आपसे एक दोष की प्रधानता पूछी जाती है तो हमेशा वात प्रधान होती है। और जो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे वायु सभी कामों को करवाने वाला होता है, चल गुण वाला होता है, वही चीज़ चल रही है अभी भी। तो शारीरिक दोषों में वात की प्रधानता व सभी क्रियाओं का नियंत्रण, प्रणेता, आपने पढ़ा होगा ना, चरक सूत्र 12 के अंदर वायु के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। वायुस्त यंत्र, तंत्र, धर, नियंता, प्रणेता च मनसा, ऐसे करके एक बहुत बड़ा सा कोटेशन लिखा गया है, वही लाइनें हैं ये।
तो शारीरिक दोषों में जैसे वात की प्रधानता होती है, वायु सभी क्रियाओं का नियंता होता है, उसी प्रकार मानस दोषों में भी किसकी प्रधानता होती है? रज की, क्योंकि रज को हम हमेशा वायु से कोरिलेट करते हैं। तो जो वायु काम करती है वही काम कौन करेगा? रज करेगा। इसीलिए शरीर में या मन में सभी इच्छाओं की उत्पत्ति कौन से गुण से होती है? रज दोष के कारण होती है। रज दोष के बिना तम दोष की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे हम एक कोटेशन बोलते हैं, बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधाता। जैसे पित्त और कफ बिना वायु के एकदम क्या है, लूले लंगड़े हैं, कहीं चल फिर नहीं सकते। उसी तरह मन का जो तम दोष है ना, वो बिना रज दोष के कारण एक्टिव नहीं हो सकता। जब तक रज दोष नहीं आएगा तब तक तम एक्टिव नहीं होगा। भले ही तम का स्वभाव आलसी वाला है, लेकिन उसको भी एक्टिव कौन कराएगा? रज कराएगा। जैसे वायु पित्त और कफ को अपनी जगह से इधर उधर हिला डुला सकती है, वैसे ही मन का रज दोष ही क्या करता है? तम को एक्टिव करता है। अगर रज दोष नहीं है तो तम भी एक्टिव नहीं हो सकता, तम दोष भी अपना काम नहीं कर सकता। तो आपको बस इतना सा याद रखना है यहाँ पे कि शारीरिक दोषों में जैसे वात प्रधान है, उसी तरह मानसिक दोषों में रज प्रधान होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि मानसिक 3 प्रकृतियाँ होती हैं, एक सत्व, एक रज और एक तम। सत्व गुण अगर मन के अंदर बढ़ा हुआ है तो सभी काम क्या होंगे? दोष रहित होंगे, कल्याणकारी होता है ये। मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिविटी की तरफ, पूरा का पूरा सात्विकता की तरफ ले जाने वाला होगा। वहीं अगर राजस गुण अगर बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति क्रोधी बहुत ज़्यादा होगा, हर बात बात पे गुस्सा आ जाएगा, मैं ये ऐसे नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा चाहे कोई कुछ कर ले, मतलब हमेशा एंगर में रहेगा, हमेशा गुस्से में रहेगा। तो राजस गुण जिनके अंदर ज़्यादा होता है वो व्यक्ति क्रोधी प्रकृति के होंगे। वहीं अगर जिनके अंदर तामस गुण बढ़ा हुआ है तो उनमें मोह की प्रधानता होगी। मोह से मतलब कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे ये नहीं करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे तो बस सोना है, मुझे तो ये करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो सारा काम कौन कराने वाला होगा? तामस गुण वाला। तो 3 गुण हैं, 1 वर्ड में आपको याद रखना है। सत्व कल्याणकारी होगा, राजस क्रोधी होगा और तामस वाला जो होगा वो मोह वाला होगा। ठीक है? तो ये क्या हो गए? इनके गुण के अकॉर्डिंग इनकी प्रकृतियाँ हो गई। अब हम इनकी बात करेंगे इनके सामान्य लक्षण की। उससे पहले आप एक बार वापस से जो है रीजॉइन कीजिएगा, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, अभी टाइम आउट होने वाला है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं। आप वापस रीजॉइन कीजिए।